हे फ्रेंड्स, एसआरजे क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम पढ़ रहे थे इतिहास में, हमने पढ़ चुका था कि भारत में जो विदेशी आक्रमण हुए थे वो किस क्रम से हुए थे। हमें हमारे इस वीडियो में पढ़ना है कि भारत में जो गुप्त वंश था वो कैसे आया और कितने सारे शासक गुप्त वंश के रहे हैं। देखिए, हमने पढ़ा था कि कुषाण जो थे उनके सामंत गुप्त कहलाते हैं, मतलब कुषाणों के सामंत गुप्त थे। और कुषाण क्योंकि भारत पर उतना ध्यान नहीं दे पाया और उनके आने वाले जो शासक थे वो अयोग्य थे, इस कारण से नए वंश का उदय हुआ जिसे कहा जाता है गुप्त वंश। देखिए, गुप्त वंश जो है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। साथ ही साथ में इस काल में बहुत ही सारा उन्नति भरा कार्य किया गया। मतलब भारत में जो हिंदू धर्म को जो इतनी प्रगति मिली है वो महत्वपूर्ण तौर से अगर हम देखें तो गुप्त वंश के शासकों के द्वारा ही दिलाई गई है। गुप्त वंश की बात करते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि गुप्त वंश से महत्वपूर्ण क्या क्या चीजें बनती हैं। तो गुप्त किसके सामंत थे? तो कुषाणों के सामंत जो थे वो गुप्त थे। साथ ही साथ में गुप्त वंश की जानकारी किस किस चीज से मिलती है, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई? तो गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त के द्वारा की गई। इसकी जानकारी हमें 3 स्रोतों से मिलती है। पहले जो स्रोत है वो है किताबें, किन किताबों से मिलती है। दूसरा स्रोत क्या है? दूसरा स्रोत है कि किसके द्वारा क्या लिखा गया, किस शासक ने किस अभिलेख को बनवाया और उस अभिलेख में हमें गुप्त वंश के बारे में क्या जानकारी मिलती है। तीसरी बात करते हैं कि कौन कौन से गुप्त वंश से संबंधित मंदिर अभी भी वर्तमान में मौजूद है, तो उनसे गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। ठीक, अब देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि किताबें कौन कौन सी है। तो मृच्छकटिकम नाम की एक किताब है, मृच्छकटिकम नाम की एक किताब है जिससे गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। इसके बाद हम देखते हैं कि कामसूत्रा जो किताब है जो कि वाद नारायण की है, इससे भी हमें गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। साथ ही साथ में देवी चंद्रगुप्तम, मेघदूत और ऋतु संहारम। देखिए, मेघदूत और ऋतु संहारम जो है वो कालिदास की किताबें हैं। मतलब मेघदूत और ऋतु संहारम किसने लिखा? तो कालिदास के द्वारा। वहीं देवी चंद्रगुप्तम की जब बात की जाती है तो देवी चंद्रगुप्तम, देवी अर्थात जो चंद्रगुप्त की पत्नी है जिनका नाम था ध्रुव देवी, और चंद्रगुप्त सेकंड के प्रेम प्रसंग के बारे में वर्णन मिलता है देवी चंद्रगुप्तम में। फिर बात करते हैं कि गुप्त वंश से संबंधित जो किताबें थी, देवी चंद्रगुप्तम, मेघनाद, ऋतु संहारम, मतलब मत्स्यकटिकम और कामसूत्र, मतलब ये 4 किताबों से हमें गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। साथ ही साथ में हम देखते हैं कि कौन कौन से अभिलेख से हमें गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। तो पहला जो अभिलेख है वो है प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, दूसरा जो है वो है जूनागढ़ अभिलेख, और तीसरा जो है वो है भीतरी गुफा, मतलब भीतरी गुफा अभिलेख जो कि स्कंदगुप्त का है। ठीक, मतलब 4 किताबें, 3 अभिलेख। कौन कौन से? भीतर गुफा अभिलेख हो गया, एक दूसरा हो गया जूनागढ़ अभिलेख और तीसरा हो गया प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख। देखिए, प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त की बहुत ज्यादा प्रशंसा की गई है इस कारण से, और इसे किसने लिखा? तो हरिशेन जो कि समुद्रगुप्त के राज्य कवि थे, उनके द्वारा ही प्रयाग प्रशस्ति को लिखा गया। बात करते हैं कि गुप्त काल में सिक्के कौन कौन से चलते थे और इन्हें क्या कहा जाता था। देखिए, गुप्त काल में मुख्य रूप से 3 सिक्के चलते थे। एक होता था सोने का, दूसरा चांदी का और तीसरा तांबे का सिक्का। ठीक, सोने के सिक्के को दीनार कहा जाता था, वहीं चांदी के सिक्के को रूपक कहा जाता था, वहीं जो तांबे का सिक्का था उसे माश्क कहा जाता था। अर्थात दीनार, रूपक और माश्क चांदी, सोने और तांबे के सिक्के को कहा जाता था। बात करते हैं मंदिर कौन कौन से गुप्त वंश के अभी भी वर्तमान में मौजूद हैं। देखिए, सबसे बड़ा प्रमाण जो है वो है तिगवा का विष्णु मंदिर। तिगवा का विष्णु मंदिर कहाँ है? तो तिगवा का विष्णु मंदिर है जबलपुर में। दूसरा आता है भूमरा का शिव मंदिर। भूमरा के शिव मंदिर की बात की जाए तो ये सतना में स्थित है। तीसरे की बात करते हैं नचना कुठार का पार्वती मंदिर। नचना कुठार का पार्वती मंदिर। अगला है भीतरगांव का मंदिर। भीतरगांव का मंदिर कहाँ पर है? तो ये कर्नाटका में है। अगले की बात करते हैं, सॉरी कर्नाटका नहीं, अगला है भीतरगांव मंदिर जो कि कानपुर में है। फिर बात करते हैं देवगढ़ दशावतार मंदिर। देवगढ़ दशावतार मंदिर झांसी उत्तर प्रदेश में, मतलब गुप्त वंश से जो संबंधित मंदिर हैं वो है तिगवा का विष्णु मंदिर, भूमरा का शिव मंदिर, नचना कुठार का पार्वती मंदिर, भीतरगांव कानपुर और देवगढ़ दशावतार मंदिर झांसी उत्तर प्रदेश। ठीक,
मतलब ये जो मंदिर हैं इनसे गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। साथ ही साथ में किन किताबों से, कौन कौन सी किताबें हैं, देवी चंद्रगुप्तम, मेघनाद, ऋतु संहारम, मत्स्यकटिकम, कामसूत्र। फिर बात करते हैं अभिलेखों की, तो प्रयाग प्रशस्ति, भीतरी गांव अभिलेख, भीतरी गुफा अभिलेख, फिर जूनागढ़। और साथ ही साथ में गुप्त वंश के जो सिक्के थे वो 3 प्रकार से थे, सोने के, चांदी के और तांबे के। सोने के सिक्कों को दीनार, चांदी के सिक्कों को रूपक और जो तांबे के सिक्के थे उन्हें माश्क कहा जाता था। देखिए अब बात करते हैं हम कि गुप्त वंश में कौन कौन से शासक आए। सबसे पहले हमने देखा कि गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त के द्वारा की गई, अर्थात गुप्त वंश का संस्थापक कौन है, तो गुप्त वंश के संस्थापक है श्रीगुप्त। श्रीगुप्त के बाद जो अगला शासक आता है उसका नाम होता है घटोत्कच। देखिए श्रीगुप्त ने गुप्त वंश की स्थापना की, परंतु इसके द्वारा इससे ज्यादा महत्वपूर्ण कोई कार्य नहीं किया गया, क्योंकि ये कुषाण के सामंत थे। इस कारण से ये खुद राजा की उपाधि नहीं धारण कर सकते। अच्छा आप खुद सोचिए, कोई राजा है, उसका नौकर अचानक से राजा बन जाए, पर क्या जनता उसे स्वीकार करेगी? तो जनता उसे ऐसे स्वीकार नहीं करेगी। इस कारण से इन्होंने राजा की उपाधि नहीं ली और ये सामंत बनकर ही इन्होंने शासन किया। श्रीगुप्त ने गुप्त वंश की स्थापना की। अगला जो शासक होता है वो होता है घटोत्कच। घटोत्कच ने भी राजा की उपाधि नहीं ली और इसने भी श्रीगुप्त के जैसे, अपने पिता के जैसे शासन किया। इसका जो पुत्र होता है उसका नाम होता है चंद्रगुप्त फर्स्ट। देखिए चंद्रगुप्त जो है इसके द्वारा ही गुप्त वंश की वास्तविक स्थापना मानी जाती है। साथ ही साथ में इसने लिच्छवी साम्राज्य की राजकुमारी जिसका नाम था कुमार देवी, उसके साथ विवाह किया और राजा रानी के सिक्के चलाए। देखिए पहले के शासक जो होते थे वो अपने सिक्कों पर ही अपने सारे प्रमाण छोड़ते थे। उसी प्रकार से चंद्रगुप्त फर्स्ट ने अपनी पत्नी के प्रति प्रेम में एक ऐसा सिक्का बनवाया जिसमें एक तरफ राजा का चिन्ह और दूसरी तरफ रानी की मूर्ति को अंकित कराया गया। तो राजा रानी के सिक्के किसने चलाया? तो चंद्रगुप्त फर्स्ट के द्वारा राजा रानी के सिक्के चलाए गए। वहीं हम इसके साथ साथ में देखते हैं कि इसका पुत्र रहा समुद्रगुप्त। देखिए समुद्रगुप्त एक ऐसा शासक था जो कि साम्राज्य विस्तार की नीति पर बहुत ज्यादा विश्वास करता था। भारत के साम्राज्य में उत्तर की तरफ में इसने अपना पूरा साम्राज्य फैला लिया था। ये जम्मू कश्मीर तक इसका क्षेत्र विस्तृत हो गया था। वहीं दक्षिण की बात की जाए तो दक्षिण में भी इसने अपने साम्राज्य को बहुत ज्यादा फैलाया था। लेकिन दक्षिण में क्योंकि हम देखते हैं कि बहुत सारी पर्वतमालाएं हैं, जैसे कि विंध्याचल पर्वतमाला, अरावली पर्वतमाला, साथ ही साथ में पूरा का पूरा इतना बड़ा पठार का क्षेत्र, तो इस क्षेत्र में सेना को यहाँ तक लेके जाना और वहां पर युद्ध करना थोड़ा मुश्किल था। इस वजह से इसने 3 नीतियों का पालन किया। कौन कौन सी नीतियां थी? देखिए उत्तर में तो इसने साम्राज्यवाद की नीति को ही विस्तार किया कि साम्राज्य का विस्तार करता गया, लेकिन दक्षिण में इसने क्षमा की नीति अपनाई, साथ ही साथ में वैवाहिक संबंध और अनुग्रह की नीति। इसका मतलब ये है कि पहली नीति ये थी कि ये अपने शत्रुओं को क्षमा कर देता था। दूसरी नीति ये थी कि वह अपने शत्रुओं के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करता था, किसी प्रकार का संबंध स्थापित करता था जिससे उनका राज्य इसका हो जाए। और तीसरी नीति यह थी कि यह अनुग्रह मतलब उन्हें दया कर देता था, दान में दे देता था और जो टैक्स था वो इनसे वसूलता था। इस प्रकार से इसका विस्तार बहुत ही ज्यादा भारत पर फैला हुआ था। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। साथ ही साथ में इसके अन्य नाम में एक और नाम मिलता है जिसे कहा जाता है धरणी बंध और एक कहा जाता है कविराज। देखिए क्योंकि समुद्रगुप्त वीणा बजाता था इस कारण इसे कविराज कहा जाता है। और इसके साथ साथ में धरणी बंध, धरणी का मतलब धरती को बांध के रखने वाला, अर्थात धरणी बंध भी इसे कहा जाता था। कहीं कहीं में इसे लिच्छवी दौहित्र, मतलब लिच्छवी क्योंकि इसकी मम्मी जो थी वो कुमार देवी जो थी वो लिच्छवी साम्राज्य से थी, तो लिच्छवी का नाती अर्थात लिच्छवी दौहित्र भी इसे कहा जाता है। फिर बात करते हैं हमने समुद्रगुप्त और क्या क्या चीजें महत्वपूर्ण है समुद्रगुप्त से संबंधित। देखिए समुद्रगुप्त जो है उसका जो अभिलेख है वो मिलता है एक प्रयाग प्रशस्ति जिसे हरिशेन के द्वारा लिखा गया। हरिशेन जो है वो समुद्रगुप्त के ही कवि रहे हैं, राजकवि रहे हैं और इन्होंने ही प्रयाग प्रशस्ति लिखा। साथ ही साथ में समुद्रगुप्त के विस्तार की बात हमने कर ली कि उत्तर में पूरा विस्तार फैला हुआ था, दक्षिण से ये टैक्स लेता था। बात करते हैं मुद्राओं की, तो समुद्रगुप्त के शासन काल में 6 प्रकार की मुद्राओं का प्रचलन था।
साथ ही साथ में मेघवर्ण जो कि श्रीलंका के एक राजा थे, श्रीलंका के एक नरेश थे, बहुत बड़े नरेश थे, वो चाहते थे कि वो बोध गया में आकर भगवान बुद्ध के लिए, भगवान बुद्ध के स्थान पर एक मठ बनवाए। लेकिन समुद्रगुप्त का शासन उस समय में भारत पर चल रहा था, जिसके कारण से मेघवर्ण भारत पर आना उचित नहीं समझ रहे थे। फिर उन्होंने अपना दूत पहुंचाया समुद्रगुप्त के दरबार पर कि हम भारत में बोध गया में एक मठ बनवाना चाहते हैं। फिर उसके बाद समुद्रगुप्त ने उनको अनुमति दी कि हाँ आप आ जाइए और आप आके मठ बनवा सकते हैं। इस प्रकार से मेघवर्ण जो है वो समुद्रगुप्त के शासनकाल पे भारत आए और इन्होंने आकर बोध गया में भगवान बुद्ध से संबंधित मठ बनवाया। ठीक, इसके बाद हम देखते हैं कि जब हम देखते हैं कि समुद्रगुप्त यहाँ से, समुद्रगुप्त के बारे में सारी संबंधित चीजें खत्म होती हैं। अगले शासक की बात की जाए तो समुद्रगुप्त का जो पुत्र होता है वो होता है रामगुप्त। देखिए रामगुप्त गुप्त वंश का सबसे बदनाम और सबसे ज्यादा बेकार और अयोग्य शासक माना जाता है। जैसे कि हमने देखा था नंद वंश में घनानंद था, वैसे ही समझ लीजिए रामगुप्त। रामगुप्त बहुत ही ज्यादा डरपोक शासक था, इसने कभी किसी के साथ युद्ध नहीं किया था, साथ ही साथ में ये हमेशा युद्ध से बचता रहता था। रामगुप्त के समय में होता यह है, क्योंकि आपको ध्यान होगा कि इस समय में भारत पे शक उपस्थित थे। देखिए शकों का संपूर्ण विनाश तो चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम में होगा ना, तो इस समय तक शक भारत में थे और शकों का आक्रमण रामगुप्त के शासनकाल पे हुआ। और जब शकों का आक्रमण हुआ तो शकों के जो राजा थे वो इस युद्ध को जीत जाते हैं और इसके बाद एक संधि होती है। संधि में रामगुप्त की पत्नी जिनका नाम होता है ध्रुव देवी, उनके साथ ये संधि होती है कि आप एक तो आधा राज्य शकों को पूरा आधा राज्य दीजिए, साथ ही साथ में रामगुप्त अपनी स्वयं की पत्नी जिनका नाम है ध्रुव देवी वो शकों को दे दे। और रामगुप्त इतना ज्यादा डरपोक शासक होता है, यह युद्ध से इतना ज्यादा डरता है कि इसने निर्णय किया कि ये अपनी पत्नी को दे देगा उठा के शकों को। लेकिन इसका जो छोटा भाई था वो थे चंद्रगुप्त द्वितीय, जो कि बहुत ही ज्यादा पराक्रमी शासक कहलाए। और इतने ज्यादा पराक्रमी शासक थे ये, और इनसे ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि इनका भाई इस प्रकार की हरकतें कर रहा है कि अपनी खुद की बीवी को, मतलब इनकी भाभी को शकों को देने की बात कर रहा है, वो भी एक युद्ध के हार जाने में, एक संधि के तौर पर। तो यह संधि चंद्रगुप्त द्वितीय को बहुत ज्यादा अपमानजनक संधि लगी, तो ये गए और इन्होंने जाके सीधे शकों के जो डेरा था उस पर हमला कर दिया, शकों के राजा को मारा और वहां से पूरे शक जो सैनिक थे उन सभी को मारा। साथ ही साथ में इसने वापस आकर अपने भाई जो कि रामगुप्त था, जिसने इतनी बेकार सी संधि की थी, उसकी भी हत्या की। और कुमार देवी जो कि अब इसकी विधवा पत्नी है, रामगुप्त की विधवा पत्नी है, उसके साथ पुनर्विवाह किया। ठीक, मतलब चंद्रगुप्त द्वितीय जिन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि ली, साथ ही साथ में अपने ही भाई रामगुप्त की हत्या की, उसकी पत्नी ध्रुव देवी के साथ विवाह किया। और इनके ही प्रेम संबंध का वर्णन हमने देखा था किसमें, देवी चंद्रगुप्तम में लिखा गया है। यहाँ तक की बातें क्लियर है। अब देखिए चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में हम जब पढ़ते हैं तो ये वही है जो कि इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण विक्रमादित्य कहलाए। मतलब वह विक्रमादित्य जिसके शासनकाल में 9 रत्नों की बात होती है, कालिदास जिसके शासनकाल में थे, जिसके दरबार में कालिदास रहे हैं, साथ ही साथ में जो 9 रत्न जिसके दरबार में रहे हैं वही विक्रमादित्य। ये विक्रमादित्य जो थे वो न्याय के लिए बहुत ज्यादा प्रिय माने जाते थे। न्याय के लिए सबसे ज्यादा भारतीय समाज में सिर्फ 2 ही शासक जाने गए हैं। पहले हैं विक्रमादित्य मतलब चंद्रगुप्त सेकंड, साथ ही साथ में दूसरा है जहांगीर। ये दोनों शासक न्याय के लिए बहुत ज्यादा जाने जाते थे। एक बात और है कि जब ये शासक थे, मतलब जो समुद्रगुप्त सेकंड, वो चंद्रगुप्त सेकंड जो हैं, ये जब न्याय करते थे तो एक विशेष प्रकार के सिंहासन पर बैठते थे, जो सिंहासन पत्थरों का बना हुआ था, जिसे ही कहानियों में सिंहासन बत्तीसी कहा गया है। अब बात करते हैं चंद्रगुप्त सेकंड में और क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अब बात करते हैं चंद्रगुप्त सेकंड की। देखिए चंद्रगुप्त सेकंड, देखिए चंद्रगुप्त सेकंड से क्या क्या चीजें महत्वपूर्ण है। पहली बात तो इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि ली। विक्रमादित्य की उपाधि ली। सबसे पहले चंद्रगुप्त, सबसे पहले विक्रमादित्य बने और सबसे ज्यादा प्रतापी भी रहे। 9 रत्न थे इनके दरबार में, 9 रत्न थे। इनके ही दरबार में फाहयान भारत आया था। फाहयान, इनके दरबार में फाहयान भारत आया था। और फाहयान की रचना जो है वो है फ्योक्यूकी।
क्यों, अरे यार एक मिनट, फोक्यूकी, फ्योक्यूकी। फाहियान की रचना फोक्यूकी है। 9 रत्न इनके दरबार में थे। विक्रमादित्य कहलाए। इनकी पत्नी का नाम ध्रुव देवी था, क्योंकि इन्होंने अपने ही भाई रामगुप्त की पत्नी से विवाह किया था। इन्होंने शकों को हराया, इस कारण से इनका नाम शंकारी भी मिलता है। शकों को हराया इन्होंने। साथ ही साथ में चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में और क्या चीजें हुई, सिल्क रूट पर भी इन्होंने अपना अधिकार किया, जैसे कि कनिष्क ने किया था, वैसे ही इनका विस्तार बहुत ज्यादा, संपूर्ण भारत में इनका विस्तार फैला। साथ ही साथ में हम देखते हैं कि इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि ली। ये न्यायप्रिय शासक रहे बहुत ज्यादा। साथ ही साथ में न्यायप्रिय, इनके सिंहासन का नाम सिंहासन बत्तीसी। इसके बाद हम देखते हैं कि अगला शासक कौन सा आता है। चंद्रगुप्त सेकंड के बाद में एक शासक आता है जिसका नाम है देवी चंद्रगुप्तम। किसने लिखी है? तो देवी चंद्रगुप्तम जो है, देवी चंद्रगुप्तम किसने लिखी है? तो देवी चंद्रगुप्तम जो है वो विशाख दत्त की पुस्तक है। बात करते हैं अगले शासक की। अगले शासक का नाम होता है कुमारगुप्त, और कुमारगुप्त के बाद आता है जो अगला शासक वो है स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त के बाद गुप्त वंश में इतना महत्वपूर्ण कोई शासक नहीं बचता। कुमारगुप्त की बात की जाए तो कुमारगुप्त इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की, जिसे ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान कहा जाता है। इसका मतलब यह है कि जो नालंदा विश्वविद्यालय था वह उस समय बौद्ध धर्म की दीक्षा के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण था, और इसकी स्थापना कुमारगुप्त के द्वारा की गई। और बौद्ध धर्म में भी सिर्फ महायान की जो दीक्षा है या शिक्षा है वह नालंदा विश्वविद्यालय में बहुत ज्यादा दी जाती थी। इस कारण से उसे ऑक्सफोर्ड ऑफ नालंदा भी कहा, ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान भी कहा जाता है। साथ ही साथ में हम देखते हैं स्कंदगुप्त के बारे में। तो स्कंदगुप्त के बारे में कुछ ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। कुमारगुप्त ने एक मयूर आकृति का, मतलब मयूर चिन्ह का सिक्का भी निकाला था। तो मयूर चिन्ह का सिक्का किसके द्वारा निकाला गया? तो कुमारगुप्त के द्वारा निकाला गया। अब बात करते हैं कि समुद्रगुप्त ने जो 6 प्रकार के सिक्के चलाए थे वो कौन कौन से थे। समुद्रगुप्त ने अपने सिक्कों में वीणा बजाते हुए, धनुष रखे हुए, परशु रखे हुए, व्याघ को मारते हुए, साथ ही साथ में व्यापार करते हुए और पूजा और यज्ञ करते हुए अपने सिक्कों में चिन्हित किया हुआ था। मतलब समुद्रगुप्त के शासनकाल में इस प्रकार के 6 सिक्के प्राप्त हुए हैं। देखिए हमारा गुप्त वंश समाप्त हो गया। इसके बाद हम अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।